ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आसिम मुनीर के लिए नासूर बनता जा रहा है। पीओके की आवाम पहले से ही पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर लेकर आई हुई थी और अब जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन रैली पर पाकिस्तानी फोर्स ने गोलियां चला दी। यही गलती पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर को बड़ी महंगी पड़ने वाली है। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा की गई फायरिंग और आंसू गैस की गोलों की एक बौछार में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि देखिए, घटना में हताहतों की संख्या की तत्काल पुष्टि नहीं हो सकी। बीते 3 हफ्ते से क्षेत्र को खाद्य सामग्री और दवाओं की आपूर्ति बाधित है, जिसके चलते एलओसी पर भारत के जम्मू क्षेत्र के पुंछ, मेंढर, राजौरी और डोडा और कश्मीर के लोगों से मदद की अपील की जा रही। पीओजेके के लोगों के समर्थन के लिए लंदन तक में प्रदर्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बलूचों और पख्तूनों ने भी मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुनीर पाकिस्तान को टूटने से कैसे बचाएंगे। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे कि जिस तरह से चहुतरफा पाकिस्तान घिरा हुआ है, टुकड़ों में टूट रहा है, कैसे बचेगा पाकिस्तान। जेएसी क्या है यह भी आपको बताएंगे, जिस पर प्रतिबंध पाकिस्तान की ओर से लगा दिया गया है और जिसके नेता लगातार पाकिस्तान में पीओके में बगावत के सुर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जेएसीसी के बारे में आपको बताते हैं। पूरा नाम है जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी। गठन हुआ साल 2023 में। गठन का कारण क्या था यह भी जान लीजिए। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध से शुरुआत हुई इसकी। अब कई सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर संगठन पूरी तरह से सक्रिय है। तो यह आपको बता रहे जेएसीसी का गठन क्यों हुआ, अब जेएसी की प्रमुख मांगे क्या है, जरा ये भी सुन लीजिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा प्रमुख यही है। अभी पीओके में प्रदर्शन करते वक्त इसी के नेता, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई हो, ये मांगे है जेएसी की। महंगाई और टैक्स में राहत मिले, बिजली और आवश्यक सुविधाओं उनको मिलता हुआ नजर आए। तो ये तमाम आपको जेएसीसी की मांगे बता रहे। बिजली और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हो, प्रशासनिक नीतियों में सुधार हो उनके। बलूचिस्तान पख्तूनख्वा के बाद अब देखिए पीओजेके में जो बवाल हो रहा है, स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की जा रही है इस संगठन के द्वारा। गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की जल्द से जल्द रिहाई हो, यह प्रमुख मांगे हैं जेएसी की। महंगाई और टैक्स में राहत मिले, खाना पानी मिले, रोजगार मिले, बिजली और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता हो। सरकार ने तो कई आश्वासन दिए, लेकिन देखिए आश्वासन केवल आश्वासन नहीं रह गए, पूरा कुछ नहीं हुआ। प्रशासन की नीतियों से लोग इतने ज्यादा हताश हो चुके हैं पीओके में, और यही वजह है कि देखिए जरा इन तस्वीरों को, कितनी बड़ी संख्या में पीओके में जो आवाम है वो सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, नारे लगा रही है, महंगाई और टैक्स में राहत की बात कर रही है, बिजली और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के लिए। और देखिए ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है इन तमाम जनता की। बहुत ही मूलभूत सुविधाओं को लेकर सड़कों पर उतरे, खाने को लेकर उनके रोजी रोटी को बंद कर दिया गया, खाने पीने की लालच लगा दिए गए। वहां पे कुछ नहीं दिया जा रहा खाने पीने के लिए, खाद्य पदार्थों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, राहत नहीं मिल रही। विदेश मामलों के जानकार कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। टीपी त्यागी जी, ये पीओके का जो हाल है कितना बेहाल है, पूरे दुनिया के सामने किस कदर देखने को मिल रहा है। और देखिए एक बार फिर से बर्बरता और क्रूरता की सारी हदें पाकिस्तान ने पार कर दी। एक बार फिर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई, जिसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत तक हो चुकी है। क्या कहेंगे इस पर? जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी हाल ही में मुजफ्फराबाद में नीलम ब्रिज के ऊपर उन्होंने गोलियां चला दी और उनके 8 या 9 लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए। ये तो अभी हाल का है। इससे पहले करीब 58 लोगों को मारे जा चुके हैं और जो जुल्म किए हैं पाकिस्तान ने वो तो किए ही हैं। रोटी कपड़ा मकान की जो वहां पे तंगी है वो तो है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पिछले 15 दिन के लिए एक ब्लॉकेड लगा दिया। जैसे अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड लगाया था, ऐसे उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया कि राशन, दवाई, दूध ले जाने वाला कोई ट्रक पीओके में अंदर नहीं आएगा। अब एक तो पहले हड़ताल कर रखी थी, ऊपर से ट्रक नहीं आएगा, उनके पास कुछ सामान नहीं बचा। अब जो वहां के सरदार अम्मान खान है, उन्होंने
भारत के राजौरी से, पुंछ से, मेंढर से, डोडा से अपील की है भारत के कि आप हमें राशन दीजिए, दूध दीजिए, हमें दवाइयां दीजिए। लेकिन एक मिलिटेंट फेस ये है कि JAAC, जैसे आपने सही कहा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी तो 4-5 साल पहले ही है, लेकिन अब इन्होंने ये आह्वान किया है कि POK में 10 जिले हैं, हर जिले से 50,000 लोग आए, सफेद झंडा उनके हाथ में हो और करीब 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये 5 लाख लोग प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्वक, ताकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पता लगे कि क्या हो रहा है। बट दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। असलियत में जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है कि POK को पाकिस्तान ने एक अलग देश कहा है, उसका अलग प्रेसिडेंट है, अलग प्राइम मिनिस्टर है, अलग संविधान है। लेकिन उसी संविधान में क्लॉज 56 में ये भी कह दिया है कि POK की सरकार को पाकिस्तान की सेंट्रल सरकार, चुनी हुई सरकार को कभी भी हटा सकती है। और वहां पे दोगुला व्यवहार उनके साथ में होता है। अब जो उन लोगों में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों में जो ये उपद्रव, जो प्रोटेस्ट थे, वो 22 में भी हुए, 23 में भी हुए, 2024 और 25 में भी हुए। लेकिन इस साल जो हुए हैं, आज 27वां दिन है, और असलियत में पाकिस्तान का एक्शन तो 5 जून से ही शुरू हो गया था, यानी कि आज 1 महीना हो गया। इंटरनेट वहां पर बंद है, सभी तरह की मुसीबतें वहां पर क्रिएट कर दी गई हैं। अब वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, अभी तक तो ये था कि भाई जो 12 असेंबली सीट हैं वो 12 असेंबली सीट कैंसिल कर दी जाए। दरअसल में वहां पे कुल मिला के 53 सीट हैं, उसमें से 12 सीट जो हैं वो कश्मीरी रिफ्यूजियों के लिए हैं, वो POK के बाहर रहते हैं। तो उनका कहना ये है कि जो हमारे यहाँ की सरकार बनती है वो आपके यहाँ की कठपुतली होती है, क्योंकि ये 12 सीट को आप कंट्रोल करते हैं। इतना ही नहीं, 8 सीट ऐसी हैं जो महिलाओं और टेक्नोक्रेट्स के लिए हैं, उन्हें भी आप भी कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल तो त्यागी जी, और 53। ये इसका फायदा कौन उठा रहा है? वो आम जनता थोड़ी उठा रही है जिनके लिए वो सीटें जी हैं जी मौजूद। यहाँ जी तो जी जी मुनीर बैठे हुए हैं, यहाँ तो शहबाज शरीफ बैठे हुए अपने लोगों को बिठाए हुए जी वहां पर। लेकिन जी 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 टीपी त्यागी जी कह सकते हैं इसको, जिस तरह से चीख चीख करके वहां पर POK की जनता ने, आवाम ने ये कहा कि POK पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की वो बड़ी जो सो कॉल्ड वो दिखाता था बहुत ज्यादा कि भाई ये हमारी जन्नत है, और जन्नत में जो बगावत के सुर उठे, POK को बिल्कुल हिस्सा ही नहीं करार दिया पाकिस्तान का। और यही देखिए बात इतनी ज्यादा लग गई यहां पर शहबाज शरीफ को या फिर मुनीर को कि अपनी सेना को भेज दिया, ये ऐसा कहा है अब लो तुम्हारे साथ क्या होगा। जी जी जी, सेना को भेजा, ये तो जुल्म था, लेकिन जुल्म के ऊपर नमक छिड़का गया, यानी कि इंजरी के साथ इंसल्ट ऐड की गई। मुनीर ने तो अपनी सेना भेजी, वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या किया, वहां के जो ख्वाजा आसिफ है, जिन्हें आदत ही है इस तरह के बयान देने की, वो कहते हैं कि जो मीरपुर है, जो रावलकोट है, यहाँ के लोग तो कश्मीरी ही नहीं है, ये तो पहाड़ी बोलते हैं, ये तो कश्मीरी बोलते ही नहीं। तो उसके बाद में तो और ज्यादा गुस्सा भड़क गया, और गुस्सा भड़कने के बाद अब वो ये लोग कहने लगे हैं, जब सरदार अम्मान खान ने पूरी क्राउड से पूछा कि क्या हम सीज फायर लाइन की तरफ कूच करें, क्या हम सीज फायर लाइन की तरफ कूच करें, तो पूरी जो भीड़ थी, लाखों की भीड़, उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, कूच करो। यानी POK के लोग अब हिंदुस्तान में मिलने के लिए तैयार हैं, छटपटा रहे हैं। और ये सब हुआ है किस वजह से? मुल्ला मुनीर के उस जुल्म की वजह से जो उन्होंने वहां किया, बगैर इस बात को समझे हुए कि ये ऐसा पॉइंट है कि इस वक्त वो बलूचिस्तान के अंदर भी घिरा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी घिरा हुआ है, अफगानिस्तान के तालिबान से भी घिरा हुआ है, और ये POK के अंदर। यानी मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं एक फौजी ऑफिसर हूं, इस ऐसे समय में हिंदुस्तान को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। कारण ये है कि जब और जहां दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो, तब उसके ऊपर आक्रमण किया जाए, ये फौज का सिद्धांत है।
और ये फौज का सिद्धांत के लिए पीओके इस समय बिल्कुल सही बिल्कुल स्थिति जी में त्यागी जी, ये सही बोल रहे हैं क्योंकि देखिए वहां तो अब लोगों ने खुलकर सामने आकर मदद मांगी है। अब इससे ज्यादा वहां की जनता क्या कर सकती है। लेकिन भारत के सीधे टकराव पाकिस्तान से ये तो एक अलग टर्म पार्ट हम रखते हैं, लेकिन वो यूएन की चुप्पी अभी तक क्यों है, इस पर बताइए। नाटो संगठन की चुप्पी इसके ऊपर क्यों है। यूएन राइट्स की बात करने वाले लोगों के वो सभी संगठन कहां हैं जो शांति की बातें करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। उनको क्या नहीं दिख रहा है कि निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं जो कि अपनी बुनियादी मांगों के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बताइए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इनका सिक्योरिटी काउंसिल और वो सो कॉल्ड दुनिया का मॉनिटर अमेरिका, वो इसमें क्यों चुप है? कारण ये है, पहली बात तो ये कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो इनफेक्टिव हो चुके हैं। ना उनमें दांत बचे हैं, ना उनमें नाखून बचे हैं। अगर वो कुछ बोले भी तो उनकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। पर फिर भी जिस तरह से वो अपील करते हैं, तो उन्हें अपील तो यहाँ भी करनी चाहिए थी पाकिस्तान को कि आप अपने लोगों पे जुल्म ना करो। निहत्तर लोगों में आपने 60-70 लोगों को मार दिया। क्या ये सीधे सीधे जुल्म नहीं दिखाई देता? अगर वो पैलेस्टीनियन के खिलाफ बोल सकते हैं, इजराइल के खिलाफ बोल सकते हैं, तो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलना चाहिए और ये बात उठनी चाहिए थी यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका को इंटरेस्ट है कि मैं अगर पाकिस्तान को अपने खिलाफ करूंगा तो कल को मुझे अगर अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए मिलिट्री बेस की जरूरत पड़ेगी तो वो वही बात है त्यागी जी, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं क्योंकि अभी तो आसिम मुनीर तो उनको सबसे ज्यादा चहेते बन गए ना। अभी देखिए ना क्रिप्टो करेंसी में क्या हुआ, एकदम रेड कारपेट बिछा दिया पाकिस्तान में कि आओ भाई यहाँ पे जाके करो। खुद भले कितने भी कंगाल है लेकिन बिल्कुल जैसा ट्रंप कहेंगे उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि देखिए यहां पर अभी हम फिलहाल यूएन या फिर तमाम शांति संगठनों की बात करें त्यागी जी, तो कहां पर किसी की भूमिका देखने को मिल रही है। ना तो हमने रूस यूक्रेन में उनकी भूमिका देखने को मिल रही है, ना यहां पर अमेरिका इजराइल बनाम ईरान के युद्ध में भूमिका देखने को मिली, और अब पाकिस्तान के अंदर जो बगावत देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी नाटो हो गए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो गया, सब कुछ एकदम बिल्कुल साइडलाइन हो चुके हैं। कोई मतलब भी नहीं है, लग रहा है सिर्फ नाम के रह चुके हैं अब। जी, यूनाइटेड नेशंस ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जन्म के साथ ही विकलांगता आ गई थी, यानी कि ये जन्म से विकलांग है। मैं जरा सी बात बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जब लिखा जा रहा था तो हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे डॉक्टर रामास्वामी मुरलियार। उन्होंने कहा कि ये जो वीटो पावर है ये खत्म होनी चाहिए। लोग नहीं माने तो कहने लगे अच्छा 10 साल के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए। इस बात को उनकी जिद के ऊपर यूएन चार्टर की क्लॉज नंबर 109, मैं रिपीट करता हूँ 109 के अंदर नोट कर लिया गया। यानी कि यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर का 10 साल बाद 1955 में रिवीजन होना था, वो नहीं हुआ, हालांकि वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब एक बर्थ डिफेक्ट है। यूनाइटेड नेशंस एक डेड बॉडी है, सारी दुनिया 1955 से लेके आज तक उसको ढो रही है। आवश्यकता यह है कि जो यूनाइटेड नेशन इसलिए बना था कि सारी दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी कायम की जाएगी, उसकी वजह से पीस और स्टेबिलिटी खत्म है। इतने युद्ध जो वर्तमान में है इतने कभी नहीं हुए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी नहीं थे। आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अवधि से भी ज्यादा लंबा हो चुका है और ईरान और अमेरिका का युद्ध का कोई एंड नजर नहीं आ रहा। तो बिल्कुल जी त्यागी जी, और अब तो देखिए ये सबसे बड़ा सवाल तो लेकिन इस बीच यही होता है कि आखिर शहबाज शरीफ और मुनीर सेना कब तक ऐसे कत्लेआम करती रहेगी। क्योंकि पिछले बार भी जब हुआ लोग फिर भी यहां पर उठे, पता था उनको कि पिछले बार भी हमारे ऊपर हमला हुआ है, इस बार भी संभावना बिल्कुल थी बगावत की सूरत से निकलेंगे तो जरूर हमारे पर अटैक करेंगे। और बिल्कुल जैसी भूमिका उनकी है जो बनाकर उन्होंने रखी है वैश्विक स्तर पर, धज्जियां तो उड़ी रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही थी पिताजी, जो उस पर भी आपका रुख करूंगी। बता दें कि देखिए अग्निवीरों को बड़ी राहत मिल सकती है, ज्यादा अग्निवीर बन सकते